हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रात को 9 बजे के इस धमाकेदार सेशन में। तो रात को 9 बजे क्या करते हैं हम लोग? रात को 9 बजे झारखंड जीके के मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं और प्रॉपर झारखंड जीके के मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं कि आने वाले एग्जाम जो होने वाले हैं उन एग्जामों में झारखंड जीके से ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस है जो आपको देखने को मिलेंगे, या फिर झारखंड जीके से ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस है जो आने वाले एग्जामों में पूछा जाएगा। यानी बात करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ जेएसएससी के द्वारा पिछले एग्जामों में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट किए गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में भी यहां पे हम लोग बात करते हैं। ये मिसलेनियस क्लास होता है। मिसलेनियस क्लास का मतलब है कि आपको यहां पे मिसलेनियस क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। झारखंड की ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, हिस्ट्री, सभी जगहों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और प्रॉपर इस क्लास में डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने भी जेएसएससी का फॉर्म भरा है तो फिर आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा जो है वो करने वाले हैं। रोजाना रात को 9 बजे ये क्लास होती है और ये क्लास बहुत ही शानदार क्लास होती है, बहुत ही धमाकेदार क्लास होती है। तो रोजाना रात को 9 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ में इस क्लास में, और झारखंड के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं इस क्लास में। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर के पठार में स्थित है क्या? पारसनाथ पर्वत। और ये जो पारसनाथ पर्वत है वो किस धर्म के लोगों का तीर्थ स्थल है? आप लोग देखे होंगे जो सम्मेद शिखर की पहाड़ी है, पारसनाथ की पहाड़ी को सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। तो सम्मेद शिखर की जो पहाड़ी है वहां पे एक मंदिर है जो कि पारसनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन से धर्म के लोगों का, कौन से समुदाय के लोगों का तीर्थ स्थल है? और रिसेंटली हम लोग कुछ दिनों पहले देखे थे कि इस पर्वत को लेकर, इस तीर्थ स्थल को लेकर एक विवाद भी झारखंड सरकार के साथ हो गया था। तो क्यों हुआ था ये विवाद, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता देंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से आप लोग बता देंगे। अगर बात करेंगे पारसनाथ पर्वत की, तो पारसनाथ पर्वत जो है जैन धर्म के लोगों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। कौन से धर्म का? जैन धर्म का। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जैन धर्म का। ये जो सम्मेद शिखर की पहाड़ी है, सम्मेद शिखर की पहाड़ी में एक मंदिर है जिसका नाम है जैन धर्म, सॉरी पारसनाथ की मंदिर, और ये जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है, झारखंड सरकार के बीच में और जैन समुदाय के लोगों के बीच में अभी कुछ दिनों पहले विवाद हो गया था। क्यों ये विवाद हुआ था इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो पूरा पहाड़ी आप देख रहे हैं ये पूरा पहाड़ी है सम्मेद शिखर की पहाड़ी, और इस पहाड़ी में ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये है पारसनाथ की मंदिर। ये मंदिर देखिए, ये है पारसनाथ की मंदिर। ठीक है, पारसनाथ की मंदिर ये है, और ये कौन से जिले में है? झारखंड के गिरिडीह जिले में है। और ये जो पारसनाथ की पहाड़ी है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसके ऊंचाई की बात करेंगे, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर, 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इसकी ऊंचाई को आप लोग याद रखें, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पारसनाथ पर्वत की ऊंचाई कितनी है, या फिर झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। ठीक है, कौन से जिले में है? गिरिडीह जिले में। अब आइए बात करते हैं, कुछ दिनों पहले हम लोग देखे थे कि पारसनाथ के पर्वत को लेकर, पारसनाथ के मंदिर को लेकर झारखंड सरकार और जैन समुदाय के लोगों के बीच में विवाद हो गया था। अब ये विवाद क्या था इसके बारे में समझते हैं। देखिए, झारखंड सरकार क्या कह रही थी? झारखंड सरकार कह रही थी कि ये जो पारसनाथ का तीर्थ स्थल है, पारसनाथ का ये जो मंदिर है ये क्या है? ये एक तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल है। तो झारखंड सरकार कह रही थी कि इसे हम लोग पर्यटन स्थल घोषित करेंगे। क्या करेंगे? पर्यटन स्थल घोषित कर देंगे। तीर्थ स्थल है, अगर इसे पर्यटन स्थल घोषित कर देते हैं तो यहाँ पे टूरिस्ट लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, यहाँ पे ज्यादा लोग आएंगे, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा। झारखंड सरकार ये कह रही थी कि हम जो ये तीर्थ स्थल है इसको हम लोग पर्यटन स्थल घोषित कर देंगे। और जैन समुदाय के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। जैन समुदाय के लोग कह रहे थे कि सरकार अगर इस तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करती है तो यहाँ पे शराब बेचा जाएगा, यहाँ पे मांस मछली बेची जाएगी, यहाँ पे और भी कई तरह की चीजें हैं जो बेची जाएगी,
जो एक तीर्थ स्थल के आसपास के क्षेत्रों में या फिर तीर्थ स्थल में नहीं बेचना चाहिए। ये जैन समुदाय के लोगों का कहना था और इसी को लेकर जैन समुदाय और झारखंड सरकार के बीच में हो गया विवाद। झारखंड सरकार कह रही थी कि हम लोग इस तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करेंगे और जैन समुदाय के लोग कह रहे थे कि पर्यटन स्थल इसे घोषित करने नहीं देंगे, क्योंकि अगर पर्यटन स्थल इसे घोषित होता है तो यहां पे शराब का सेवन होगा, शराब बेचा जाएगा, मांस मछली का सेवन होगा और इन सब का सेवन जो है तीर्थ स्थल में करना अपराध माना जाता है। तो इसी को लेकर बीच में विवाद हो गया था दोनों के बीच में। हालांकि फिर झारखंड सरकार के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि ठीक है, ये तीर्थ स्थल ही रहेगा, इसे पर्यटन स्थल हम लोग घोषित नहीं करेंगे। फिर ये जो विवाद है वो शांत हो गया है। ठीक है, तो इस विवाद के बारे में भी हम लोग देखे थे। फिलहाल बात करते हैं कौन से जिले में है, तो ये गिरिडीह जिले में है। कौन से जिले में है, तो ये जो है गिरिडीह जिले में है और ये है मैप में गिरिडीह जिला। ठीक है, तो गिरिडीह जिले में आपको देखने को मिलेगा पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक है, माजवान क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे माजवान क्या है। माजवान जो शब्द है, इस शब्द का मतलब क्या है, माजवान जल्दी से बताएंगे। माजवान जो शब्द है, इस शब्द का मतलब क्या है या फिर माजवान क्या है। अगर माजवान की बात की जाए, किसी को पता है माजवान क्या है, किसी को पता है माजवान क्या है। माजवान संथाल जनजाति के लोग जो दोपहर का भोजन करते हैं उसे कहते हैं माजवान। जैसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लंच कहते हैं। रात के खाने को क्या कहते हैं, रात के भोजन को हम लोग डिनर कहते हैं इंग्लिश में। सुबह के खाने को, सुबह के भोजन को हम लोग ब्रेकफास्ट कहते हैं। उसी तरीके से संथाल जनजाति के लोग जो दोपहर का भोजन करते हैं, जिसे हम लोग लंच कहते हैं, उसे माजवान कहा जाता है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माजवान क्या है, तो संथाल जनजाति के लोगों का दोपहर के भोजन को ही माजवान कहा जाता है। क्या कहते हैं, संथाल जनजाति के लोगों जो दोपहर का भोजन करते हैं उसे माजवान कहते हैं। संथाल जनजाति की बात करें तो झारखंड में सर्वाधिक जनजाति जो है कौन सी है, झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या संथाल जनजाति की है। ठीक है, चलिए आइए, हाल ही में किनके द्वारा देश का सबसे बड़ा सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया है। किनके द्वारा देश का सबसे बड़ा सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम, और ये जो भारत मंडपम है यहीं पे G20 की समिट जो है आयोजन किया जा रहा है या फिर G20 की शुरुआत की गई है। अगर बात करें G20 की शुरुआत या फिर G20 का आयोजन कहां पे किया गया है, तो इसी भारत मंडपम में किया गया है। कहां पे है, ये नई दिल्ली में है। किसके द्वारा भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया है, भारत मंडपम देश का सबसे बड़ा सम्मेलन केंद्र है। किसके द्वारा, तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया है। भारत मंडपम क्या है, तो देश का सबसे बड़ा सम्मेलन केंद्र है। ठीक है, अब देखिए देश का सबसे बड़ा सम्मेलन केंद्र है तो यह है भारत मंडपम और यहीं पे G20 का आयोजन जो है वो किया गया है, G20 की शुरुआत की गई है। तो आइए जानते हैं भारत मंडपम के बारे में। आपको बताया गया था सुबह 5 बजे करंट अफेयर के क्लास में। अगर भारत मंडपम की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत मंडपम का जो उद्घाटन है वो किया गया था कब, 26 जुलाई को। ठीक है, और 2700 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है 123 एकड़ भूमि पर। कितने, और इसमें एक साथ 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग याद रखिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारत मंडपम जो है देश का सबसे बड़ा सम्मेलन केंद्र है। 26 जुलाई को इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। 2700 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है। 123 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण किया गया है और इसमें एक साथ 7,000 लोगों को बैठने की क्षमता है। तो भारत मंडपम ये आप देख सकते हैं। ठीक है, नई दिल्ली में, कहां पे है, नई दिल्ली में। चलिए, ओलचिकी किस भाषा की लिपि है। लिपि का मतलब है स्क्रिप्ट। तो ओलचिकी लिपि जो है, ओलचिकी स्क्रिप्ट जो है वो कौन से लैंग्वेज का स्क्रिप्ट है, कौन सी भाषा की लिपि है। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दें ओलचिकी लिपि जो है किस भाषा की लिपि है। क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताएं। ओलचिकी जो लिपि है वो किस भाषा की लिपि है।
और अगर किसी को पता है तो यह भी कमेंट करें कि ओल चिकी लिपि का जो निर्माण है, या फिर एक तरीके से कहें कि ओल चिकी लिपि की शुरुआत जो है वो किनके द्वारा की गई थी। ओल चिकी लिपि के खोजकर्ता कौन माने जाते हैं? ओल चिकी लिपि के खोजकर्ता जो है किसे माना जाता है, या फिर किनके द्वारा ओल चिकी लिपि की खोज की गई थी, ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो ओल चिकी लिपि जो है कौन से भाषा की लिपि है? क्या होगा सही आंसर? संथाली भाषा। संथाल जनजाति के लोगों का, संथाल समुदाय के लोगों का अपना भाषा है जो है संथाली भाषा, और संथाली भाषा का ही एक लिपि है जिसे कहते हैं ओल चिकी लिपि। जैसे हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। इंग्लिश की बात करें रोमन। तो उसी तरीके से अगर लिपि की बात करें संथाली भाषा की, ओल चिकी। और ओल चिकी लिपि के खोजकर्ता कौन है? पंडित रघुनाथ मुर्मू। कौन? पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा ही संथाली भाषा की लिपि, ओल चिकी लिपि का खोज जो है वो किया गया था। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ओल चिकी लिपि जो है वो लिखी जाती है। ठीक है, और इसके खोजकर्ता कौन है? पंडित रघुनाथ मुर्मू। तो ये आप देख रहे हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू, इन्हीं के द्वारा ओल चिकी लिपि की खोज जो है वो किया गया था। तो इन्हें आप लोग याद रखें। ठीक है, दाऊद खां किला किस जिले में स्थित है? दाऊद खां किला जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। दाऊद खां किला जो है वो किस जिले में स्थित है? किसी को पता है? दाऊद खां किला जो है वो कौन से जिले में स्थित है? दाऊद खां किला, अगर दाऊद खां किला की बात करें तो कहां पे ये स्थित है? ये जो है लातेहार में स्थित है। कहां पे? लातेहार में। लातेहार में पालामू का किला भी स्थित है। देखिए नाम है पालामू का किला, लेकिन पालामू जिले में नहीं है, ये है लातेहार जिले में। और लातेहार जिले में दाऊद खां किला भी स्थित है। तो ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं दाऊद खां किला कहां पे? ये लातेहार जिले में है। दाऊद खां किला कहां पे है? लातेहार जिले में है। लातेहार जिले की बात करेंगे तो मैप में कहां पे है लातेहार? ये आप देखिए मैप में यहां पे है लातेहार। लातेहार जिले की स्थापना कब की गई थी? 2001 में। झारखंड की स्थापना के बाद लातेहार जिले की स्थापना की गई है। झारखंड राज्य के गठन के बाद लातेहार जिले का गठन किया गया है। कब? 2001 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड टूरिस्ट प्लेस की जानकारी किस ऐप के जरिए लोगों को मिल रही है? तो झारखंड में जो भी टूरिस्ट प्लेस है उसकी जानकारी लोगों को किस ऐप के माध्यम से मिल रही है? क्या होगा सही आंसर? झारखंड में जो भी टूरिस्ट प्लेस है उसकी जानकारी लोगों को कौन से ऐप के माध्यम से मिल पा रही है? देखिए झारखंड के कुछ लोगों के द्वारा, झारखंड के कुछ स्टूडेंट्स की बात करें, उनके द्वारा एक ऐप को डेवलप किया गया है। झारखंड के कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा एक ऐप डेवलप किया गया है जिसका नाम क्या है? एक बार कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। और इस ऐप में क्या होगा? तो इस ऐप के माध्यम से आप झारखंड में जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, जितने भी पर्यटन स्थल है, उसकी जानकारी ले सकते हैं और आप वहां पर जाके घूम सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई बाहर का आदमी झारखंड में आया, जैसे मानते हैं कि कोई राजस्थान का आदमी या फिर राजस्थान के कुछ पर्यटक जो है झारखंड आए। अब झारखंड में उनको घूमना कहां कहां पे उनको पता ही नहीं है, तो वो इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और इस ऐप को डाउनलोड कर कर झारखंड में घूमने लायक जगह कितनी है, झारखंड के टूरिस्ट प्लेस कितने हैं, इसके बारे में जान सकेंगे और फिर वहां पे घूम सकेंगे। तो इसका ऐप का नाम क्या है? जोहार झारखंड ऐप। क्या नाम है? जोहार झारखंड ऐप। ठीक है, अब देखिए जोहार झारखंड ऐप जो है ये कुछ लोगों के द्वारा डेवलप किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जोहार झारखंड ऐप। तो आप ये देख सकते हैं जोहार झारखंड ऐप के जरिए लोगों को क्या मिल रहा है? झारखंड के जो टूरिस्ट स्थल है, टूरिस्ट प्लेसेस है, उनकी जानकारी मिल रही है। ठीक है, चलिए किस मेला को झारखंड का सबसे बड़ा मेला माना जाता है? तो झारखंड का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। झारखंड का सबसे बड़ा मेला जो है वो कौन सा है? किस मेले को झारखंड का सबसे बड़ा मेला जो है वो माना जाता है? जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट करके बता देंगे क्या होगा इसका सही आंसर। झारखंड का सबसे बड़ा जो है किस मेले को माना जाता है?
क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दें। तो बात करेंगे झारखंड के सबसे बड़े मेले की, श्रावणी मेला, जो कि देवघर जिले में लगता है। इसे झारखंड का सबसे बड़ा मेला कहते हैं। सावन के महीने में लगता है श्रावणी मेला, तो इसे जो है झारखंड का सबसे बड़ा मेला कहते हैं। ऑप्शन की बात करेंगे, क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, श्रावणी मेला। और ये आप देख सकते हैं श्रावणी मेला, और ये जो श्रावणी मेला है ये झारखंड का सबसे बड़ा मेला है। इसे झारखंड का सबसे बड़ा मेला कहते हैं। देवघर जिले में लगता है। कहां पे? देवघर में, बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में। तो देवघर की बात करेंगे, कहां पे है देवघर? झारखंड के मैप में ये है, झारखंड के मैप में देवघर देख सकते हैं। और देवघर को क्या कहते हैं? झारखंड की रिलीजियस कैपिटल। क्या कहते हैं? झारखंड की रिलीजियस कैपिटल, साथ ही साथ झारखंड की कल्चरल कैपिटल। यानी झारखंड की रिलीजियस कैपिटल, धार्मिक राजधानी, झारखंड की कल्चरल कैपिटल, क्या? सांस्कृतिक राजधानी। ठीक है, चलिए, बासुकीनाथ धाम किस जिले में स्थित है? तो अभी हम लोग बाबा बैद्यनाथ धाम के बारे में बात किए, जो कि देवघर जिले में स्थित है। और एक बार आप लोग कमेंट करके बता देंगे कि बासुकीनाथ धाम जो है झारखंड में कहां स्थित है। बासुकीनाथ धाम झारखंड में कहां स्थित है? क्या होगा इसका सही आंसर? बासुकीनाथ धाम झारखंड में कहां पे स्थित है? तो बासुकीनाथ धाम की बात करेंगे, ये जो है झारखंड के दुमका में, झारखंड के सब कैपिटल में। देवघर जिले में है बाबा बैद्यनाथ धाम, और बासुकीनाथ धाम जो है दुमका में है। और दोनों आपको सेम देखने को मिलेगा, दोनों ही सिमिलर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं बासुकीनाथ धाम, कहीं ना कहीं आपको ये सिमिलर देखने को मिलेगा बाबा बैद्यनाथ धाम के जैसा ही। तो बैद्यनाथ धाम के जैसा ही आपको ये देखने को मिलेगा, बस ये थोड़ा सा छोटा है। बैद्यनाथ धाम की बात करेंगे वो बड़ा है और ये छोटा है, बाकी सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। तो बासुकीनाथ धाम दुमका जिले में, झारखंड की सब कैपिटल दुमका में है। और झारखंड की रिलीजियस कैपिटल देवघर में कौन सा है? बैद्यनाथ धाम। ठीक है, दोनों को आप लोग याद रखें, दुमका। तो ये है मैप में दुमका, और ये जो है झारखंड की सब कैपिटल है, झारखंड की उपराजधानी है। अब देखिए, जेपीएससी में क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमाया गया है। जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब झारखंड का निर्माण किया गया था, उस समय झारखंड की उपराजधानी कौन से जिले को बनाई गई थी? जब झारखंड का निर्माण किया गया था, झारखंड की स्थापना की गई थी, उस समय झारखंड का कौन सा जिले को उपराजधानी बनाया गया था? यानी आप ये सोचें कि शायद झारखंड की स्थापना के समय झारखंड की उपराजधानी कुछ और थी, अभी झारखंड की उपराजधानी कुछ और है। नहीं, ऐसा नहीं है। झारखंड की उपराजधानी झारखंड की स्थापना के समय भी दुमका ही थी और अभी भी दुमका ही है। तो इसे आप लोग याद रखें। ठीक है, आइए, हाल ही में रांची स्टेशन में प्रीपेड ऑटो सेवा का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो प्रीपेड ऑटो सेवा का स्थापना दिवस कब मनाया गया है और क्या होता है ये प्रीपेड ऑटो सेवा? क्या मतलब है प्रीपेड ऑटो सेवा का? प्रीपेड ऑटो सेवा का मतलब क्या होता है? क्या होगा इसका सही आंसर? प्रीपेड ऑटो सेवा का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? देखिए, प्रीपेड ऑटो सेवा की जो शुरुआत है 1 जनवरी 2022 में किया गया था। कहां पे? रांची स्टेशन में। 1 जनवरी 2023 में इसका पहला स्थापना दिवस मनाया गया है प्रीपेड ऑटो सेवा का। अब प्रीपेड ऑटो सेवा होता क्या है? तो प्रीपेड ऑटो सेवा का मतलब है कि मानते हैं कि आप धनबाद में रहते हैं, आप गुमला में रहते हैं, आप हजारीबाग में रहते हैं, आप गिरिडीह में रहते हैं, आप गोड्डा में रहते हैं, कहीं भी रहते हो, आपको रांची में कुछ काम है, तो आप रांची जाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं? पहले ही ऑटो जो है बुक कर सकते हैं। जैसे हम लोग पहले से ट्रेन का टिकट बुक करते हैं, पहले से हम लोग बस का टिकट बुक करते हैं, पहले से हम लोग एरोप्लेन फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं, तो उसी तरीके से आप ऑटो को भी पहले ही बुक कर पाएंगे। यह है प्रीपेड ऑटो सेवा। यानी ऑटो की बुकिंग हम लोग पहले ही कर सकते हैं, बाद में आप जब जाएंगे तो आप उस ऑटो का इस्तेमाल कीजिए। आपको जब जाना है उस डेट पर आप ऑटो की बुकिंग कर लें। तो यह है प्रीपेड ऑटो सेवा। 1 जनवरी को प्रीपेड ऑटो सेवा का स्थापना दिवस मनाया गया था। रांची की बात करें, रांची में सबसे पहले रांची स्टेशन में इसकी शुरुआत की गई थी प्रीपेड ऑटो सेवा की। बाद में रांची में ही है हटिया स्टेशन, और हटिया स्टेशन में भी इसकी शुरुआत जो है कर ली गई है। ठीक है, तो प्रीपेड ऑटो सेवा रांची में भी चल रहा है और हटिया स्टेशन में भी चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं प्रीपेड ऑटो सेवा, और
तो ये है रांची स्टेशन, यहाँ पे भी आपको प्रीपेड ऑटो सेवा की सर्विस मिल जाएगी। और ये है हटिया स्टेशन, यहाँ पे भी आपको प्रीपेड ऑटो सेवा की जो फैसिलिटी है वो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, किस जनजाति के द्वारा यात्रा त्योहार मनाया जाता है? कौन से जनजाति के द्वारा यात्रा त्योहार जो है वो मनाया जाता है? तो यात्रा त्योहार की बात करेंगे, ये त्योहार कौन से जनजाति के लोगों के द्वारा मनाई जाती है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे कि यात्रा त्योहार जो है वो कौन से जनजाति के लोगों के द्वारा मनाई जाती है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, यात्रा त्योहार जो है किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उरांव। उरांव जनजाति के लोगों के द्वारा यात्रा त्योहार जो है वो मनाई जाती है। ठीक है, तो यात्रा त्योहार किसके द्वारा? उरांव जनजाति के द्वारा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन इसका बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उरांव जनजाति के द्वारा यात्रा त्योहार जो है वो मनाया जाता है। झारखंड का कौन सा लोक नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल गई है? झारखंड के किस लोक नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल गई है? जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। झारखंड का कौन सा लोक नृत्य? तो लोक नृत्य के बारे में पूछा गया है, झारखंड के किस लोक नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है? क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बता दें, झारखंड के किस लोक नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान जो है वो मिली है? अगर लोक नृत्य की बात की जाए तो छऊ नृत्य को, झारखंड के छऊ नृत्य को एक अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है। अगर बात करेंगे छऊ नृत्य की शुरुआत झारखंड के किस जिले से हुआ है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि छऊ नृत्य की जो शुरुआत है झारखंड में कहां से हुआ है? तो छऊ नृत्य की शुरुआत झारखंड में सरायकेला खरसावां जिले से, और छऊ नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिला है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, छऊ नृत्य। और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से छऊ नृत्य जो है वो किया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से छऊ नृत्य जो है वो किया जाता है। ठीक है, चलिए, अब झारखंड के किस जिले से छऊ नृत्य की शुरुआत हुई थी? तो छऊ नृत्य की शुरुआत सरायकेला खरसावां जिले से। यह है सरायकेला खरसावां जिला, और 2001 में इस जिले का भी फॉर्मेशन किया गया है, इस जिले का भी गठन किया गया है। ठीक है, सरायकेला खरसावां जिले की स्थापना 2001 में, और सरायकेला खरसावां जिले से ही छऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई है, छऊ नृत्य की शुरुआत हुआ है। अब बात करेंगे सरायकेला खरसावां, तो ये किसके लिए फेमस है? कौन से प्रोडक्ट के लिए फेमस है? सिल्क की साड़ियों के लिए सरायकेला खरसावां जो है वो फेमस है। किसके लिए? सिल्क की साड़ियों के लिए। ठीक है, चलिए, हाल ही में कब बिरसा कृषि विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन कब किया गया था? किसी को पता है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह का आयोजन रिसेंटली किया गया था। तो कब किया गया था, किसी को पता है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 2 फरवरी। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी BAU कहां पे है? रांची में है। और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय क्या जो 7वां दीक्षांत समारोह है 2 फरवरी 2023 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी, 2 फरवरी। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, तो यह है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, और 2 फरवरी 2023 में इसका 7वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। अगर बात करें बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 26 जून 1980 में, अगर आप विकिपीडिया या फिर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको 1981 शो करेगा, लेकिन 1981 नहीं, 1980 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किया गया था। ठीक है, और ये झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। झारखंड में और दूसरा कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है, रांची में है जो कि है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो 26 जून 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और यहां पे भले ही 1981 दिख रहा हो, लेकिन 1981 नहीं बल्कि 1980 1980 होगा। आप लोग गूगल का हेल्प ना लें। ठीक है, गूगल में आप लोग सर्च करेंगे 1981 आपको देखने को मिलेगा। तो 26 जून 1980 में 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं?
और डुमरी का जो उपचुनाव हुआ था वहां पे बेबी देवी जो है जीत प्राप्त कर ली है। ठीक है, झारखंड की कौन है वो? एक्साइज मिनिस्टर है, उत्पाद मंत्री है। कई लोग सोचते हैं कि झारखंड की शिक्षा मंत्री है वो, तो गलतफहमी में ना रहे, झारखंड की शिक्षा मंत्री वो नहीं है। झारखंड की शिक्षा मंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन जी झारखंड के प्रेजेंट टाइम में शिक्षा मंत्री हैं। बेबी देवी झारखंड के कौन है? बेबी देवी झारखंड की एक्साइज मिनिस्टर है। एक्साइज मिनिस्ट्री उनको दिया गया है, उत्पाद विभाग उनको दिया गया है। तो झारखंड के उत्पाद मंत्री हैं बेबी देवी। और झारखंड के कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री हेमंत सोरेन जी है। और बेबी देवी अभी चुनाव में जीत गई है, 17,000 वोटों से ये जीत गई है, 17,000। ठीक है, 17,000 वोटों से बेबी देवी जो है जीत गई है। तो झारखंड विधानसभा की नई सदस्य बन गई है बेबी देवी। और झारखंड विधानसभा की 81वीं सदस्य बन गई है। जगन्नाथ महातो के मृत्यु के बाद झारखंड विधानसभा में 80 सदस्य हो गए थे। अब नई सदस्य और झारखंड की 81वीं सदस्य कौन बनी है? बेबी देवी। तो झारखंड विधानसभा में कितने सीटें हैं? झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 81 सीटें। और बेबी देवी झारखंड विधानसभा की 81वीं सदस्य बन गई है, 81वीं मेंबर जो है वो बन गई है। डुमरी विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने जीत जो है वो दर्ज कर ली है। ठीक है, तो झारखंड विधानसभा की बात करेंगे, झारखंड विधानसभा का जो सीटों की बात करेंगे 81 सीटें हैं। ठीक है, चलिए, झारखंड के किस पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो झारखंड के कौन से पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? क्या होगा इसका सही आंसर? झारखंड के किस पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो झारखंड के सोहराय पेंटिंग को। किस पेंटिंग को? सोहराय को। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोहराय पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। ठीक है, सोहराय पेंटिंग, तो ये आप देख सकते हैं सोहराय पेंटिंग, और झारखंड की जो सोहराय पेंटिंग है इसे जीआई टैग मिला है। ठीक है, चलिए, और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हालांकि इसका आंसर दे ही दिया गया है। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा दुर्घटना में हुए घायल हुए व्यक्ति की मदद करने से कितना रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी? तो हालांकि इसका आंसर दे ही दिया गया है, 0.5 लाख यानी 50,000। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या है, देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा एक स्कीम लाया गया था जिसके तहत अगर किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, सड़क दुर्घटना, ठीक है, तो सड़क दुर्घटना होने पर अगर आप उसकी मदद करते हैं, किस टाइम पे मदद करते हैं? जिसे गोल्डन आवर कहा जाता है। गोल्डन आवर किसे कहते हैं? दुर्घटना होने के, एक्सीडेंट होने के 1 घंटे का जो समय होता है वो बहुत ही क्रिटिकल समय होता है। जब किसी का रोड एक्सीडेंट होता है तो उस रोड एक्सीडेंट से लेकर जो 1 घंटे का समय होता है वो बहुत ही क्रिटिकल समय होता है, क्रिटिकल सिचुएशन होता है। और उस आप क्रिटिकल सिचुएशन में अगर उस व्यक्ति की मदद करते हैं, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, आप अपना फर्ज निभाते हैं, तो झारखंड सरकार आपको पुरस्कार के रूप में 50,000 की राशि देगी। कितनी देगी? 50,000 की राशि। अगर आप अकेले मदद करते हैं, आप अकेले अगर उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो आपको 50,000। लेकिन आप बोलेंगे सर अगर हम लोग 2 लोग हैं, मान लेते हैं कि हम लोग दो दोस्त कहीं पे जा रहे थे और देखें किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया, हम दोनों दोस्त ने मिलकर उसकी मदद की, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, उसकी ट्रीटमेंट करवाई, तो सर दोनों को 50,000 मिलेंगे क्या? ऐसा नहीं है, दोनों को 25,000 मिलेंगे, यानी अमाउंट 50,000 ही मिलेगा। आप चाहे 2 लोग हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, तो वो जो टोटल अमाउंट है आप लोगों के बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो झारखंड सरकार अगर सड़क दुर्घटना में, किसी की सड़क दुर्घटना होती है और आप हेल्प करते हैं, कुछ इस प्रकार से अगर आप उसकी हेल्प करते हैं, उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, तो आपको 50,000 की क्या दी जाएगी? प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आपने अच्छा काम किया है, आपको एक पुरस्कार राशि मिलेगी ताकि आप भविष्य में भी अच्छा काम कर पाए। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखें। हालांकि पैसों के लिए ही हर काम नहीं होता है, कुछ काम हमें इंसानियत के फर्ज से भी किया जाना चाहिए। अगर किसी भी आदमी का रोड एक्सीडेंट होता है, किसी का भी रोड एक्सीडेंट होता है, तो हमें पैसे के लिए नहीं बल्कि हमें मानवता के आधार पर क्या करना चाहिए? उसकी मदद करनी चाहिए। उस जगह पे कल दिन हो सकता है कि आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, आप में से भी कोई एक हो सकता है, तो हमें पैसों के लिए नहीं, एक अपना जो क्या कहते हैं सिटीजन होने के नाते करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो कैसा रहा आज का ये क्लास? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता देंगे कैसा रहा आज का ये क्लास? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस बात किए अभी, जो भी क्वेश्चंस देखे, समझ में आ गए सभी क्वेश्चंस?
अगर सभी क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो जल्दी से एक बार लाइक कर देंगे क्लास को। सभी क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 5 बजे झारखंड के करंट अफेयर के क्लास में, और आप लोग सभी सुबह 5 बजे की क्लास में जरूर आए। वहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे झारखंड के करंट अफेयर के क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।